हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू वन अकेडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मुनीश वोरा, आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको सीए फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज जो है हमारा ये जो सेशन है, दिस इज अ पार्ट ऑफ बीबीटी फास्ट ट्रैक सीरीज। सो बीबीटी है बाहुबली टीम हमारी अनअकैडमी की। हमने फास्ट ट्रैक सीरीज स्टार्ट किया है सीए फाउंडेशन जून 23 स्टूडेंट्स के लिए एंड इस वीडियो में बीसीके चैप्टर 4 कवर करने वाले हैं। सीरीज ऑफ लेक्चर्स आएंगे। अगर आपने बीसीके में इसके पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आपने बीसीके का बेसिक भी नहीं पता तो भी आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। हमने बीसीके चैप्टर 4 पहले नहीं पढ़ा तो भी ये देख सकते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से हम ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स में इस चैप्टर को कवर करेंगे, जरूर पूरा देखें। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको जरूर बता दूं कि सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 का रिजल्ट एकदम ही जबरदस्त आया था। इसमें जो है हरीत भाटिया, इनको 97 मार्क्स आए हैं इकोनॉमिक्स बीसीके के। ये सब्जेक्ट टॉपर है इंडिया में। इनसे ज्यादा मार्क्स मुझे कहीं भी नहीं दिखे किसी स्टूडेंट के दिसंबर 22 एग्जाम में। ऑब्वियसली इसके पहले चिन्मय फाटक करके थे जिनको जून 2022 में 98 मार्क्स आए थे, वो उन्होंने भी मुझसे ही पढ़ा था। एंड हरीत भाटिया ने मुझसे पढ़ा है दिसंबर 22 में। एंड अनअकैडमी प्लस के जो टॉपर है परनीत कौर, इनको 94 मार्क्स है इकोनॉमिक्स बीसीके में। इन्होंने भी मुझसे ही इकोनॉमिक्स बीसीके कवर किया था। एंड ये सारे स्टूडेंट्स को इतने मार्क्स आए हैं जिन्होंने पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स बीसीके मुझसे कवर किया है। इनके अलावा और भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने शायद कुछ इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स, कुछ बीसीके के चैप्टर्स मुझसे किए होंगे। यहां पे मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम लिया है जिन्होंने पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स बीसीके मुझसे पढ़ा है। एंड अब मैं चाहता हूं कि इससे भी जबरदस्त रिजल्ट हमारे जून 2023 एग्जाम में आए, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, हमारे अनअकैडमी प्लस पर भी मंजिल 2.0 बैच चल रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स सीए फाउंडेशन के मिल रहे हैं। डिटेल में क्लासेस यहाँ पे चल रही है, ये इसका शेड्यूल है। एंड अगर आप चाहते हैं कि सर हमको सिर्फ आपका इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का कोर्स चाहिए, तो दोस्तों ये रहा सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन अब अनअकैडमी में आया है। सीए फाउंडेशन कोर्स में आप एमवी सर कोड अगर यूज करते हैं तो आपको ये वाला कोर्स अभी 2499 का है। इसमें और डिस्काउंट्स मिल जाएगा अगर आप एमवी सर कोड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, राइट। सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस कोर्स विच इज, जिसमें इस कोर्स में आपको सिर्फ मेरा इकोनॉमिक्स बीसीके मिलेगा। अगर आप एमवी सर कोड को यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो जरूर देखें, ये रिकॉर्डेड बैच आपको मिल सकती है। तो आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। प्लस में एंड आइकॉनिक में आपको फुल एक्सेस मिलता है। इसके लिए आपको सिर्फ इसका अलग से लेना पड़ता है। इसकी लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। लेकिन अगर आपको हमारे फुल बैचेस ज्वाइन करनी है तो प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्लस में आपको पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट क्विजेस मिलेंगे। एंड आइकॉनिक में आपको प्लस के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, प्रिंटेड बुक्स एटसेट्रा। सो आप एमवी सा कोड यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी ऐप पे। ये जो फ्री सेशंस ले रहा हूं इसकी लिंक आपको इस यहां पे आपको मिल जाएंगी। यहां पे इस लिंक पे जाना, सीए फाउंडेशन के टैब में जाना, वहां पे आपको हमारे ये क्लासेस जो फ्री क्लासेस यूट्यूब पे ले रहा हूं उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड आप एमबी सा कोड यूज कर सकते हैं फॉर एनी सब्सक्रिप्शंस। चलिए यार, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। यस, सो हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर को टोटल हमने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, जिसमें पहला है हिस्टोरिकल स्केच। तो ये चीजें हमने कल की क्लास में कवर की थी। देन आता है स्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज वाला पार्ट, जिसमें हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट। उसके बाद आता है मैक्रो पॉलिसी फॉर बिजनेस कंड्यूसिवनेस। ये नया पॉइंट इंस्टीट्यूट ने डलवाया था जुलाई 21 एग्जाम्स के समय। सो अभी भी आपके एग्जाम, आपके स्टडी मटेरियल में पॉइंट कवर्ड है। सो ये भी कवर करेंगे हम कि ऐसे कौन से मैक्रो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली हम इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस की बात करेंगे इस चैप्टर में। मतलब कि हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। चलो, सो हिस्टोरिकल स्केच हमने कल सबसे पहले बेसिक मतलब पॉलिसी क्या होता है बेसिक हमने आपको बताया था, है ना।
यस, तो हमने ये चीज कवर की थी। उसके बाद एक छोटी सी आपको कहानी हमने बताई थी स्टार्टअप की। इसमें बस आपको ये कहानी के थ्रू ये बताना चाहते थे कि चाहे बड़ा सा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, या छोटा सा छोटा स्टार्टअप हो, हर टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो करना ही करना पड़ता है। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज आर क्या बताइए, साइन क्वा नॉन एन एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑल स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। तो हर टाइप के इकोनॉमी में गवर्नमेंट पॉलिसी होना अनिवार्य है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी के वजह से ही लोगों को पता चलता है कि कौन से सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना चाहिए, ताकि हमारी कंट्री ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। बढ़ते आगे, देन हमने ये आपको थोड़ा सा चीजें बताई थी कि अलग अलग कंट्रीज में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो भी अलग अलग होती है। तो जैसे बांग्लादेश में सेकेंड हैंड कार्स इंपोर्ट करना अलाउड है, लेकिन इंडिया में अगर कोई फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर इंडिया में अपनी कार बेचना चाहता है तो उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो वो इंडिया में अपनी होली ओन इंडियन सब्सिडियरी ओपन कर सकता है, या तो इंडिया की किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके भी अपनी कार को सेल कर सकता है। तो हमने बताया था कि जैसे Hyundai कंपनी ने अपनी होली ओन इंडियन सब्सिडियरी क्रिएट करके बिजनेस कार्स बेचना चालू किया था इंडिया में, लेकिन टोयोटा ने जॉइंट वेंचर वाला रास्ता चुना था। इन्होंने किर्लोस्कर मोटर्स के साथ किया था जॉइंट वेंचर, एंड उसके बाद टोयोटा किर्लोस्कर मोटर मिलके क्या करते थे, कार को सेल करते थे। करेक्ट। बढ़ते आगे, देन ये वाला पार्ट आया था, इसमें मैंने बस आपको इतना बताया था। यहां पे याद रखने की चीज सिर्फ इतनी है कि जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल रूल्स रेगुलेशन, जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब अपने इंटरनल पॉलिसीज बनाता है, तो इंटरनल पॉलिसीज को गवर्नमेंट के पॉलिसीज के हिसाब से, गवर्नमेंट के पॉलिसीज को मद्देनजर रख के बनाना पड़ता है। बस इतना ही पॉइंट यहां पे है। देन हम आ गए थे एंशिएंट इंडिया में आ गए थे। हमने बोला था कि क्या पॉलिसी बनाना आज की बात है, बोले नहीं, ये तो जन्मों जन्म की बात है। पहले के जमाने में भी जब ये 3 यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी इंडिया में, तक्षशिला, वैशाली, नालंदा, उस समय पे भी काफी ज्यादा रिसर्च हुआ करता था कि पब्लिक पॉलिसी कैसी बनानी चाहिए। देन आपको पता कि चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा थे इंडिया में, उस समय चाणक्य जो थे, उनके गुरु जो थे, उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि कैसे एक राजा को अपने राज्य को चलाने के लिए कैसी पॉलिसीज वगैरह बनानी चाहिए। उसके बाद अशोका जो है, ये राजा थे बेटा मगध के, इन्होंने पीस एंड हार्मनी की बनाई थी पॉलिसी। देन इसमें दूसरी काम की बात थी ये, यस, अकबर। तो अकबर जब राजा थे, उनके समय ये लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे। एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू आता है कि अकबर ये जो लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे वो किसके लीडरशिप के अंदर लाए थे। तो इनके 9 मिनिस्टर्स थे, जिसमें से एक मिनिस्टर था टोडरमल। इस पे जून 22 एग्जाम में एमसीक्यू आया था। तो यहां का इस हमारे पेज का, इस हमारे पार्ट का फाइनल क्रक्स क्या था? क्रक्स ये था कि पॉलिसी बनाना आज की बात नहीं है, जन्मों जन्म से चलते आ रहा है। ओके, बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट। हाँ, अगली बात देखेंगे प्लीज। यस प्लीज, हाँ दीजिए, नेक्स्ट देखेंगे। फिर हमने आया था बेटा इंडिया अंडर द ब्रिटिश। इसमें मैंने बोला था कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे रूल कर रहे थे, उस समय पे उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जो सिर्फ उनको ही फायदा करती थी, इंडियंस को हमें कुछ फायदा नहीं होता था इनके पॉलिसीज की वजह से। उसके बाद दादा भाई नारोजी, है ना, दादा भाई नारोजी ने, इन्होंने बेटा एक बुक लिखी थी, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक के अंदर उन्होंने बताया था कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया से हमारे वेल्थ को, हमारी संपत्ति को इंडिया से ब्रिटेन में लेके जाते थे, उसकी बात इन्होंने इस बुक में की थी। देन ब्रिटिशर्स जमींदारी सिस्टम एंड ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉलिसीज बनाई थी, जिससे हमें ही, इंडियंस को ही नुकसान होता था, और इंडिया वालों का ही वेल्थ, इंडिया वालों की संपत्ति को लेके जाते थे ब्रिटेन में। ठीक है ना, चलो बस इतनी सी बात यहां पे थी। फिर आया था पार्ट बेटा इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। यहां पे बोला था हमने कि 1947 में हमें क्या मिला? इंडिपेंडेंस मिला। और हमारे इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो एग्रेरियन इकोनॉमी थी। हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी। तो बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फैक्ट्रीज वगैरह ओपन करते ही नहीं थे, उनको मालूम ही नहीं था वैसा काम कैसे करना है। ज्यादातर लोगों को क्या बताइए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही आती थी। तो इसीलिए हमारी कंट्री को ग्रो करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने बनाया इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एमसीक्यू आता है कि पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया में कब बनी? 1948 में बनी।
ठीक है ना। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ऐसी पॉलिसीज बनाई थी जिससे हमारे कंट्री के जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो कर सके, तो ऐसी हेल्पफुल पॉलिसीज बनाई थी जिससे आसानी से ग्रो कर पाए हमारी इंडस्ट्रीज। उसके बाद एमसीक्यू आता है कि पहला 5 ईयर प्लान इंडिया में कब बना था बताओ, 1951 में बना था, एमसीक्यू आता है, ठीक है ना। हाँ, फिर हमें जब इंडिपेंडेंस मिला तो हमने कैसी टाइप ऑफ इकोनॉमी को चुना, है ना। हमने देखा कि वेस्ट में यूएसए यूके वाले जो है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो करते हैं, देन चाइना वालों में सोशलिज्म वाली चीजें ज्यादातर देखने को मिलती है। तो हमने सोचा हमें कैपिटलिज्म भी नहीं चाहिए, सोशलिज्म भी नहीं चाहिए, दोनों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं हम उसको अपना लेते हैं हमारे इकोनॉमी में, और हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चुना। ये भी एमसीक्यू में आता है, ठीक है। और फिर फाइनली 1991 में 1990s में हमारी जो पॉलिसीज ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बना के रखी थी वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिसके वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और 1990s में इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक फोर्टनाइट जितना, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ था। अगर उस समय कुछ ना कुछ ना किया जाता, अगर उस समय पॉलिसी में चेंज नहीं किया जाता तो खाने की भी वांदे पड़ सकते थे इंडिया के। और उस समय पे जो है इंडिया में हम लेके आ गए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना, जो थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एंड जिसके वजह से इंडिया अब वापस से बुलंदियों को छूना चालू कर दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में बातें हम कहां करेंगे, इस चैप्टर में आगे करेंगे। तो अभी मैंने 5 से 10 मिनट में कल जो सेशन लिया था उसका पूरा का पूरा रिवीजन आपको करवा दिया है। क्या बात समझ में आ रही मुझे बताइए फास्ट। अब ये टेबल पे देखिए, चलो लिखा है यहां पे, प्लीज सुनेंगे। बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिकली therefore the policy regime of 1990s was almost diametrically opposite to the policy regime since the mid 50s। अब यहां पे क्या कर रहे हैं ना, यहां पे ये कंपैरिजन कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि 1950s के आसपास इंडिया में किस प्रकार की पॉलिसी थी, और एलपीजी आने के बाद 1990 के बाद किस प्रकार की पॉलिसी इंडिया में फॉलो होती थी। समझ में आ रहा है, प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है ना, प्लीज ध्यान दीजिए बेटा। हाँ, इधर ध्यान दीजिए आगे। अब बोल रहे हैं कि प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, बोल रहे हैं एविडेंट नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कि हमारे इंडिया में किस प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता था 1950s के समय, और फिर 1990s के बाद क्या चेंज आया उसमें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक्चुअल में 1947 के बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो अब हम कंफ्यूजन में थे, हमें समझ में नहीं आया कि हम कैपिटलिज्म को अपनाएं या सोशलिज्म को अपनाएं, है ना। कैपिटलिज्म ना थोड़ा सा एक्सट्रीम होता है, बोलते हैं कि सारे के सारे रिसोर्सेस प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाएगा। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने सोचा अगर हमने कैपिटलिज्म फॉर्म ऑफ इकोनॉमी बना दिया तो पहले ही हमारे इंडिया में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनको मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज से रिलेटेड ज्यादा नॉलेज है नहीं। अगर क्या बताइए हमने पूरी ही छूट दे दी लोगों को तो क्या होगा, जो कुछ चुनिंदा लोग होंगे वही अपनी फैक्ट्री बनाएंगे और वही क्या बताइए ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस पे चीजों को बेचना चालू कर देंगे, मोनोपोलीज वगैरह क्रिएट होना चालू हो जाएगी। तो एकदम से कैपिटलिज्म वाले की तरफ अगर हम चले जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। अच्छा, फिर बोला सोशलिज्म करते हैं। सोशलिज्म में क्या होता है, सारा पावर गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट ही सारे रिसोर्सेस को कंट्रोल करके रखता है, इंडिविजुअल्स के पास कोई पावर ही नहीं है ना, इंडिविजुअल्स अपने नाम से रिसोर्सेस नहीं ले सकते हैं। तो हमने सोचा यार कि अभी 200 सालों तक, है ना, 1947 में 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया इंडिया पे, अभी गवर्नमेंट बोलेगा कि सारे रिसोर्सेज हमारे कंट्रोल में है। यार बेचारों को अभी तो यार क्या फ्रीडम मिली है और तुम फ्रीडम भी छीन लोगे। तो बोले हम जो है ना मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चुनते हैं, कैपिटलिज्म की कुछ अच्छी अच्छी बातों को अपनाएंगे, सोशलिज्म की कुछ अच्छी अच्छी बातों को अपनाएंगे। अब हमने मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स कोई रिसोर्सेज खरीदना चाहते हैं, अपने नाम से अपना बिजनेस करना चाहते, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मना ही नहीं है। और गवर्नमेंट भी जो रिसोर्सेज खुद के पास रखना चाहता है, जिसमें खुद बिजनेस करना चाहता है, कर सकता है, कोई मना ही नहीं है, है ना, पूरा फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन क्या हुआ कि उस समय पे 1947 के बाद मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में था, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है वो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे थे ज्यादा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा एक काम करते हैं, हम है तो मिक्स्ड ही, हम वैसे तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन सोशलिज्म वाला थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं इनिशियली। सोशलिज्म का थोड़ा सा, जैसे मैं आपको, जैसे समझो अपन ये बना रहे नींबू पानी, तो उसमें मैंने दो नींबू डाले और 2 चम्मच शक्कर डाला, तो नींबू है समझो कैपिटलिज्म, 2 शक्कर है क्या, 2 चम्मच शक्कर है क्या सोशलिज्म, और ऐसे करके नींबू पानी बना लिया। हमने बोला इनिशियली जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है ना वो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हमने बोला एक काम करो, इनिशियली ना सोशलिज्म वाली जो शक्कर है ना वो थोड़ी ज्यादा डालो, अभी फिलहाल लोगों को हेल्प की और ज्यादा जरूरत है, एकदम से उनको सब करना खुद से जमेगा नहीं। इसलिए इनिशियली 1950s के समय गवर्नमेंट ने ज्यादातर बिजनेसेस खुद के पास रिजर्व रखे थे कि ये टाइप के सेक्टर में, इस टाइप के बिजनेस में गवर्नमेंट ही काम करेगा, क्योंकि वैसे भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स उस कामों में पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे थे। समझ रहे हो? इसलिए एमसीक्यू में ऐसा पूछते हैं कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद अप टू 3-4 डेकेड्स, अब एक डेकेड होता है बेटा 10 साल, ठीक है ना, एक डेकेड होता है क्या बताइए, एक डेकेड होता है 10 साल। तो आपको एमसीक्यू आता है आफ्टर इंडिपेंडेंस अप टू 3-4 डेकेड्स, मतलब इंडिपेंडेंस 1947 में मिला, उसके बाद 30-40 सालों तक किस प्रकार की इकोनॉमिक सिस्टम थी इंडिया में। वैसे तो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन उसमें सोशलिज्म वाली शक्कर ज्यादा थी। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? ऐसा, तो यहां पे लिखा है पॉलिसी रिजिम ऑफ मिड 50s वाज सोशलिस्ट इकोनॉमी विद डोमिनेंट पब्लिक सेक्टर। था मिक्स्ड ही, लेकिन सोशलिज्म वाली चीजें ज्यादा, सोशलिज्म के फीचर्स ज्यादा दिख रहे थे। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? फास्ट बताइए जल्दी से। तो ये एमसीक्यू में पूछता है कि इंडिपेंडेंस के बाद अप टू 3-4 डेकेड्स कैसी इकोनॉमिक सिस्टम थी इंडिया में, तो आप सोशलिज्म को टिक मारना। एक्चुअल में था मिक्स्ड, लेकिन सोशलिज्म की फीचर्स ज्यादा देखने को मिल रहे थे, ऐसा, राइट? ओके। पर 1990s के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के बाद हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी के जैसा ही हो गया था। हमने जो गवर्नमेंट ने ज्यादातर चीजों को अपने पावर में रखा था, अपने रिजर्वेशन में रखा था, और रिजर्वेशन हटा दिया है ना। कुछ ऐसे सेक्टर्स थे गवर्नमेंट ने बोला हम ही इसमें बिजनेस कर रहे हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो 1990s के बाद ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को उन्होंने हटा दिया था, और अब प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा फ्रीडम दिया था बिजनेस करने के लिए। इसीलिए 1990s के बाद ये जो सोशलिज्म वाले फीचर्स थे उसको थोड़े से कम किए और प्राइवेट सेक्टर को और थोड़ा फ्रीडम दिया, ताकि वो अब बिजनेस करने लायक बने, ज्यादा बिजनेस कर पाए, ऐसा। तो 1990s के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी जैसा, मिड 50s में सोशलिस्ट जैसा। याद रहेगा? बताइए फास्ट जल्दी से। कौन सा आपको जो है ना स्टडी मटेरियल का कौन सा वाला यूज करना है? सितंबर 21 वाला एडिशन यूज करना है। अगर आप पुराना एडिशन यूज कर रहे हैं उसमें अलग चीजें लिखी है, ये पहली बात है। अगर आप स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं तो कृपया करके ये वाला स्टडी मटेरियल यूज करें। कौन सा एडिशन? कौन सा एडिशन? सितंबर 21 वाला, ये पहली बात है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात देखेंगे, नेक्स्ट दूसरी बात देखेंगे। आ जाइए अब यहां पे आ जाओ। हमारे जो मैं जो अभी टेबल पढ़ा रहा हूं वो टेबल पे आइए। ये देखो, ये रहा टेबल। ये देखो क्या लिखा है टेबल में। ये टेबल में क्या लिखा है? ये लेटेस्ट स्टडी मटेरियल बता रहा हूं आपको। लेटेस्ट स्टडी मटेरियल के हिसाब से क्या लिखा है टेबल में, तो यही चीज को फॉलो करना है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? तो आपको लेटेस्ट बुक पढ़नी है। अच्छा आ जाओ, दूसरी बात आ जाओ। अब मैंने आपको एमसीक्यू बताया, एक इंस्टीट्यूट ने देखो ये एमसीक्यू पूछा हुआ है। देखो क्या लिखा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस अप टू फर्स्ट 3-4 डेकेड्स इकोनॉमिक सिस्टम प्रेवलेंट इन इंडिया में भी रिगार्डेड एज, क्या दोगे आंसर बताओ? ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया, आफ्टर इंडिपेंडेंस अप टू फर्स्ट 3-4 डेकेड्स। आंसर क्या दोगे इसका बताओ? आंसर क्या दोगे? यस, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड की कॉलोनियल? बताओ। कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश वाला। हाँ, सोशलिज्म दोगे आंसर, बस यही समझा रहा हूं। तो इसका आंसर होगा क्या? सोशलिज्म, सोशलिस्टिक। तो 3 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी,
समझ में आ रहा है? अच्छा नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन आता है ऐसा ही, एक और क्वेश्चन आता है ऐसा ही, आ जाओ यहां पे देखो। अब यहां पे देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड अ, यहां पे इन्होंने फर्स्ट 3-4 डेकेड्स की बातें नहीं की है, यहां पे इन्होंने फर्स्ट 3-4 डेकेड्स की बातें नहीं की, तो आंसर क्या दोगे? यहां पे आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। बोलते वैसे तो मिक्स्ड इकोनॉमी ही था ना, लेकिन फर्स्ट 3-4 डेकेड्स में मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर सोशलिज्म वाली शक्कर ज्यादा थी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो जब ऐसा सवाल आए जिसमें फर्स्ट 3-4 डेकेड्स की बातें, जिसमें फर्स्ट 3-4 डेकेड्स की बातें नहीं की हैं, तो आंसर क्या दोगे? ये। तो 18 का आंसर क्या है? सी। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या था जो अभी किया हमने? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या था? अगर क्वेश्चन में ऐसा बोले तो कि अप टू फर्स्ट 3-4 डेकेड्स क्या था, तो फिर सोशलिस्ट आप टिक मारोगे। ये बात समझ में आगे की नहीं बताइए। तो क्वेश्चन 3 का भी, 18 का सी। चलो अब इन शॉर्ट का आंसर चेक करते हैं। मैंने क्या बोला? विश्वास रखना जरूरी है कि एमवी सर जो पढ़ा रहे, बेटा एक बात को आप समझ लो, ये जब भी मैं क्लास लेता हूं तो अपडेटेड ही चीजें उसमें बता रहा हूं, कुछ भी हम पुरानी चीज नहीं बताता हूं, एकदम डिटेल में। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट हो ना, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, कहीं से भी आपने पढ़ा हो, मेरी क्लास आके एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा उसमें बच्चे जनरली क्या गलती करते हैं और एक्चुअल में क्या करना चाहिए। समझ में आ गया? अब यहां पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इन्होंने बी दिया है और क्वेश्चन 18 का आंसर सी दिया है। चेक कर लो जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो अब यहां पे आ जाओ, ठीक है? तो आ जाओ, समझ में आ गया ना क्या बोला मैंने? एमसीक्यू क्या आएगा नेक्स्ट। अगला देखेंगे, बोलते हैं डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट, डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस। तो क्या है बताइए? मतलब कि इनिशियली क्या होता था? गवर्नमेंट ज्यादातर चीजों को अपने पावर में रखा था, ज्यादातर रिसोर्सेस को, ज्यादातर बिजनेस सेक्टर्स को खुद के पास रिजर्व रखा था कि इस सेक्टर में तो हम ही बिजनेस करेंगे, हम उन सेक्टर्स की बातें आगे करेंगे, ठीक है? सो इनिशियली इकोनॉमिक प्लानिंग ज्यादा होती थी, ज्यादातर रिसोर्सेस जो है वो गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग के हिसाब से यूज करता था, जो सोशलिज्म में जनरली होता भी है, जो सोशलिज्म में जनरली होता है कि गवर्नमेंट अपने प्लानिंग के हिसाब से रिसोर्सेस को यूज करता है। तो इनिशियली ऐसा करना पड़ा था इंडिया को, ऐसा इनिशियली करना पड़ा था क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं थे ना बहुत सारे सेक्टर्स में, इसीलिए ऐसा करना पड़ा, ठीक है ना? आगे नेक्स्ट इधर आओ। फिर है मिक्स्ड 1990s के बाद, है ना? मतलब एलपीजी आने के बाद क्या हुआ? हम मार्केट मैकेनिज्म के तरफ मूव हो गए। मतलब हमने जो है मिक्स्ड इकोनॉमी में थोड़ा सा क्या बताइए, कैपिटलिज्म का फीचर बढ़ाया। मतलब कि पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से, अपने प्लानिंग के हिसाब से रिसोर्सेस को यूज करता था एंड चीजों की प्राइसेस को डिटरमिन करता था इनिशियली कुछ कुछ चीजों में, लेकिन बाद में मोस्ट ऑफ दी चीजों में, ज्यादातर चीजों में मार्केट मैकेनिज्म को अपना लिया। मतलब आगे जाके डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से प्राइस डिटरमिन करना चालू कर दिया, है ना? तो मार्केट मैकेनिज्म मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था कि हर एक प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई का देखा जाता है इंटरसेक्शन, और जहां पे इसका इंटरसेक्शन होकर प्राइस आती है, इस प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचा जाता है मार्केट में। ऐसा याद आ रहा है? चलिए बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट। हाँ यस, आगे नेक्स्ट अगला देखेंगे, ओपननेस ओरिएंटेशन। बोलते इनिशियली हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी पॉलिसीज थी। अगेन इस बात को समझो, इस बात को समझिए कि क्यों ऐसा, क्यों क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब यह है कि हम हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया के बाहर की जो कंपनीज हैं उनको इंडिया में आके बिजनेस करने नहीं देते थे। देखो कुछ कुछ को अलाउ किया था क्योंकि हमारे पास सारी टाइप की चीजें नहीं थी इंडिया में, है ना? तो कुछ कुछ कंपनीज को अलाउ किया, जैसे टेक्नोलॉजी कंपनीज थी कुछ, उनको अलाउ किया इंडिया में आने के लिए, बिजनेस करने के लिए, लेकिन हर टाइप के कंपनी को इंडिया में आके बिजनेस करने के लिए अलाउ नहीं किया। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों? देखिए अभी अभी हमारे कंट्री को फ्रीडम मिला है, अभी अभी हमारे कंट्री में लोग सीख रहे हैं बिजनेस कैसे चालू करना है, बिजनेस कैसे ग्रो करना है। अभी हमारे कंट्री में लोग काम करना चालू किए, बिजनेस करना चालू किए, और तब के तब फॉरेन से लोग आ गए उनके साथ कंपटीशन करने के लिए। तो क्या होगा?
भैया खत्म हो जाएंगे ना कंपनी। फॉरेन के जो कंपनीज वाले हैं वो तो ऑलरेडी ट्रेंड है, उनको मालूम है कैसे बिजनेस करना है। इंडिया का जो बिजनेसमैन है वो सारे क्या बोलते चौपट हो जाएंगे। इसीलिए इनिशियली हमने क्लोज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी रखी थी। क्लोज्ड मतलब क्या, हम सारे फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आके बिजनेस करने नहीं देते थे। ये पॉइंट्स मारे क्या बोल रहा हूं, प्लीज बताइए फास्ट। अगला देखेंगे नेक्स्ट। फिर उसके बाद एलपीजी आने के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि हमने हमारी इकोनॉमी को ओपन अप किया और हमने बोला अरे फॉरेन वाला आओ ना, आओ आओ इंडिया में क्या करो बिजनेस अपना, कोई दिक्कत नहीं, हम आने देंगे ना, तो आओ तो सही। तो बाद में क्या है 1990s एलपीजी आने के बाद हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई। ओपन अप मतलब हम अब ज्यादा कंपनीज को अलाउ करते हैं इंडिया में आके बिजनेस करने के लिए, ऐसा। तो पहले क्लोज्ड इकोनॉमी पॉलिसी थी, बाद में ओपन हो गई। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। हाँ, पहले हमने दरवाजे बंद रखे थे, पहले ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना के रखे थे जिससे क्या बताइए, पहले हमने रूल्स रेगुलेशन बना के रखे थे जिससे बाहर वाले नहीं आ पाते थे आसानी से इंडिया में बिजनेस करने के लिए। बाद में जो रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे उसको हटा दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए इंडिया में बिजनेस करने के लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अगला रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस है ना। तो गवर्नमेंट मिड 50s में क्या हो रहा था, ज्यादातर सेक्टर्स में गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व था। तो अक्वायरिंग कमांडिंग हेड्स थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब क्या, गवर्नमेंट कंपनीज। तो इनिशियली गवर्नमेंट कंपनीज ही ज्यादातर थी हर सेक्टर में, लेकिन बाद में हमने क्या किया बताइए, हमारी जो गवर्नमेंट कंपनीज थी ना वो बहुत ज्यादा लॉसेस में चल रही थी, है ना, और इंडिया के पास पैसों की भी बहुत कमी थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा एक काम करते यार, ये जो सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये सारी जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है ना, एक काम करते इसमें से ना कुछ कंपनी बहुत ही लॉसेस पे चल रही है, एक काम करो ये कंपनी को ना प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच देते हैं, फिर वो उसको खरीदेगा और खुद फिर उसमें एफिशिएंसी बढ़ाएगा और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कैसे ना कैसे करके इस कंपनी को क्या बताइए वापस से ग्रो करेगा, लॉसेस से बाहर निकालेगा। तो हमने 1990s में क्या किया, ये जो इतनी सारी गवर्नमेंट कंपनीज पहले बना के रखी थी, इसमें जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी उसको बेचा। किसको, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, जिसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन करना। तो देखो, स्टेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस एज एक्सेप्शन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो 1990s में क्या हुआ, अभी भी कुछ बिजनेसेस थे गवर्नमेंट के नाम से, लेकिन कुछ बिजनेसेस जो बहुत लॉसेस में जा रहे थे उनको प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच दिया, ऐसा। आगे, रोल ऑफ गवर्नमेंट विज़ प्राइवेट बिजनेस, ध्यान देंगे। तो प्राइवेट बिजनेस के लिए प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर गवर्नमेंट का क्या रोल था। तो पहले ना बहुत ज्यादा रेगुलेशन, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखता था गवर्नमेंट। कोई भी बिजनेस चालू किया तो पहले हजारों लाइसेंसेस लो, गवर्नमेंट से हर चीज में परमिशन लो तो बिजनेस चालू होगा। ये सारी हरकतों की वजह से प्राइवेट इंडिविजुअल्स बिजनेस चालू कर भी नहीं पाते थे इंडिया में आसानी से। तो पहले बहुत ज्यादा रेगुलेशन कंट्रोल था। बाद में 1990s में समझाया कि ऐसी हरकतें करोगे तो कैसे कोई बिजनेस चालू करेगा, ये सब रिस्ट्रिक्शंस को कम करो, है ना। इतने जो रिस्ट्रिक्शंस रूल्स रेगुलेशन बना के रखे थोड़ा सा कम करो। देखो सारे लॉ खत्म कर दिए ऐसा नहीं, जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं उसको थोड़ा सा कम करो, ऐसा। तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन ऑफ रेगुलेशन है ना। तो यहाँ पे क्या किया, थोड़े से रेगुलेशंस को कम किया, है ना, पहले के कंपैरिजन में। बस मुझे बताइए कोई डाउट है यहाँ पे फास्ट, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यू आ सकते हैं। चलो आगे नेक्स्ट। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, नीचे आ जाओ, इधर आ जाइए। बोल रहे इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक पॉलिसीज आर नॉट ड्रॉन इन क्लोज्ड चेंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट को जब कोई पॉलिसी बनानी है तो क्या अपने आप सोच के पॉलिसी बना देंगे क्या, है। एक दिन ऐसी क्या बताइए, एक दिन ऐसी हमारे प्राइम मिनिस्टर उठा और बोले चलो नई पॉलिसी बनाते, ऐसा होता क्या, नहीं। सबसे डिस्कशन वगैरह करने के बाद फाइनल किया जाता है ना। पॉलिसीज जो हम पॉलिसी बनाएंगे वो किन किन को अफेक्ट करेंगी, उन सबके रिव्यूज लिए जाते हैं, है ना। आपस में डिस्कशन किया जाता है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व किया जाता है, जो मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनकी राय ली जाती है, उसके बाद पॉलिसीज को फाइनलाइज किया जाता है। तो बोलते इकोनॉमिक पॉलिसीज आर नॉट ड्रॉन इन क्लोज्ड चेंबर्स, बंद कमरों में पॉलिसीज नहीं बनाई जाती, सबसे राय मशवरा लेने के बाद पॉलिसी बनाई जाती है। बस इतना बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलो बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट।
आगे अब ये एक छोटी सी एक फन एक्टिविटी है जो आपको आज होमवर्क में करनी है, ठीक है ना। हाँ ये क्या है बताइए, ये एक छोटी सी फन एक्टिविटी है जो आपको आज घर में करनी है, ठीक है ना। ओके, अब यहां पे बताया जा रहा है कि 1970s में किस प्रकार की मतलब सीमेंट एंड स्टील या घर बनाने के लिए, अगर 1970s के समय एलपीजी होने के पहले अगर घर वगैरह बनाना था तो कैसी कैसी तब दिक्कतें होती थी, और 1990s के बाद क्या सिचुएशन था, एलपीजी आने के बाद क्या चेंजेस देखने को मिले। तो ये मैंने एक्चुअल में मेरे बड़े पापा मेरे दादाजी के साथ एक्चुअल में मैंने ये एक्टिविटी की थी। मैंने इनको जाके पूछा, इस पे कोई एमसीक्यू नहीं है, इस वाले टेबल पे कोई एमसीक्यू नहीं है, प्लीज ध्यान देंगे, इस वाले टेबल पे बेटा कोई एमसीक्यू नहीं है। ये ऐसे ही फन एक्टिविटी आपको समझाने के लिए कि एलपीजी आने के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिले इकोनॉमी में, ये बता रहा है टेबल। समझ में आ गया। जैसे कि देखो ये एग्जांपल दे रहा हूं, बाइंग अ स्कूटर और अ कार। तो मेरे बड़े पापा ने बताया कि सर बेटा 1970s में जो है ना, अगर आपको कोई स्कूटर वगैरह खरीदनी थी ना तो 5 से 10 साल का वेटिंग पीरियड था। आप सोच पा रहे हो, आज स्कूटर को बुक किया तो जैसे हमारे घर में ही मेरे बड़े पापा ने जब स्कूटर ली थी तो उन्होंने जिस दिन बुक की थी ना स्कूटर, उसके 8 साल बाद स्कूटर रिसीव हुई थी। ऐसा क्यों हो रहा था बताइए 1970s में, क्योंकि उस समय पे इंडिया के बाहर वाली कंपनी को इंडिया की बाहर वाली कंपनीज को इंडिया में आके प्रोडक्शन करना अलाउड नहीं था। समझ में आ रहा है। इसीलिए इंडिया में वैसे भी डिमांड बहुत ज्यादा थी, है ना, स्कूटर्स वगैरह की, और इंडिया में उतना प्रोडक्शन होता ही नहीं था। तो समझ रहे हो बात, इतना टाइम लगता था स्कूटर को रिसीव होने में। हाँ, और यहाँ पे आ जाइए, और उसके बाद एलपीजी आने के बाद क्या हो गया, अब वो आसान हो गया खरीदना। क्यों? क्योंकि अब तो हमने एलपीजी आने के बाद बाहर की कंपनीज को अलाउ किया ना, तुम इंडिया में आके ही प्रोडक्शन करो। अब जब इंडिया में ही प्रोडक्शन होगा सारी स्कूटर्स का, तो क्या होगा, आपने बुक किया तो तुरंत मिल जाएगी। अभी भी 2-3 महीना 4 महीना का वेटिंग होता है, पर 8 साल का वेटिंग होता क्या नहीं। थोड़ा बहुत तो वेटिंग हो सकता है प्रोडक्शन डिमांड के वगैरह हिसाब से, पर इतना तो वेटिंग नहीं होता ना कि 8-10 साल लग जाए। तो ये एक छोटा सा बस आपको एग्जाम्पल, एक फन एक्टिविटी दी है, आपको ये फील आएगा कि एलपीजी आने के बाद कैसे लाइफ और सुधर चुकी थी लोगों की, ऐसा बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे। चलो फिर बात करते हैं स्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगली बात क्या है, स्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर इंडिया फॉर बिजनेस। ध्यान देंगे क्या बोलते हैं, देखो इस हमारे पेज का, इस हमारे पैराग्राफ का भी वही मतलब है सेम, कि चाहे छोटा सा छोटा बिजनेस हो या बड़ा सा बड़ा कंपनी हो, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉलो करनी ही करनी पड़ती है। स्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब रेंज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, कि अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट पॉलिसीज हमें फॉलो करनी पड़ती है। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उस समय पे बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ना, अलग अलग टाइप के क्लियरेंसेस, परमिशंस वगैरह लेने पड़ सकते हैं, है ना। जैसे अगर आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में क्या होता है कि एयर पोल्यूशन वगैरह होता है, तो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं कि हमारा पोल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से होगा क्या नहीं होगा। गवर्नमेंट ने जितने नॉर्म्स में, जितने रूल्स में बताया, अगर उससे ज्यादा पोल्यूशन अगर आप करोगे तो फिर आप पे पेनल्टी लग सकती है। तो पहले ही परमिशंस, क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, पार्टनरशिप फर्म बनाना है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से करना पड़ेगा, कंपनी बनाना है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात। देन बिजनेस जब आपका चला रहे हो तो उस समय पे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जो कंपटीशन के खिलाफ हो। आपने ऐसी स्ट्रेटेजी बना दी जिससे कॉम्पिटिटर्स को बहुत नुकसान हो रहा है, और आप जानबूझ के ऐसी हरकतें करो जिससे कंपटीशन अफेक्ट होगा, तो इसके लिए फिर एक्शन लेता है सीसीआई। इसके बारे में हम बीसी के चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कि सीसीआई क्या एक्शन लेता है, क्या होता है, ठीक है। आगे देन आप जब कंज्यूमर्स के साथ डील कर रहे हैं तो उनके साथ भी कुछ आपको फ्रॉड वगैरह नहीं करना चाहिए। आपने प्रोडक्ट को बेच दिया, पैसे उससे ले लिए, पता चला प्रोडक्ट खराब निकला, तो आपने बोला अब पैसे वापस नहीं देंगे, हो गया खत्म। अब क्या होगा, कंज्यूमर के साथ आपने गलत किया तो कंज्यूमर आप पे केस कर सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। आप
फिर उसके बाद अगर बिजनेस को एग्जिट बंद करना है तो ऐसे ही अपने मर्जी से बंद करके निकल नहीं सकते। आपके जो क्रेडिटर्स हैं, आपकी जो भी लायबिलिटीज हैं, वो सारी रीपे करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही बिजनेस को बंद कर सकते हो। मतलब कि अरे भाई साहब, बिजनेस जब से चालू करे, बिजनेस को जब चला रहे हैं, बिजनेस को जब बंद किया, हर समय पे कोई ना कोई पॉलिसी हमें फॉलो करनी ही पड़ रही है। ये बात बोल रहा है समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ये बात वो यहां पे बोल रहा है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ये बस आपको समझा रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉज परवेड, है ना, या स्प्रेड द सक्सेसिव स्टेजेस इन अ फॉर्म्स लाइफ साइकिल। बोलते हैं एक पूरे बिजनेस के लाइफ साइकिल में हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट पॉलिसी फॉलो करनी ही करनी पड़ती है, बस इतना ही। ठीक है ना। हाँ, जियो का हम जब हम सी से पढ़ेंगे ना बेटा, जब बीसी के चैप्टर 5 में जब मैं आपको सी से पढ़ाऊंगा, उस समय जियो की बातें करेंगे। समझ में आ गया? चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। फिर देखेंगे, आ जाओ नेक्स्ट, अगली बात देखेंगे टाइपोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, है ना, टाइपोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, प्लीज ध्यान देंगे। चलो, तो बोलते हैं दो प्रकार की क्या होती है बताइए, दो प्रकार की पॉलिसीज होती हैं। अच्छा सुनिए ध्यान से, इधर आइए, इधर आइए। हमने आपको ये पढ़ाया था कि स्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज में हम दो टाइप पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है आपका, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, एंड दूसरा क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, ये पढ़ने वाले हैं हम अभी। ठीक है ना, ये चीज अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, आ जाइए, चलो आ जाइए। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ना बेटा, वो क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। ठीक है, चलो, तो यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, दीज आर दी गवर्नमेंट पॉलिसीज, दीज आर दी गवर्नमेंट पॉलिसीज on the basis of स्कोप। तो गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप हम भी पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही बात है? प्लीज ध्यान दीजिए। चलो ओके, चलो ठीक है बड़े, चलो नेक्स्ट। चलिए ठीक है, आ जाओ इधर, नेक्स्ट देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, हाँ प्लीज ध्यान दीजिए। ओके चलिए, तो बोलते हैं स्कोप का मतलब क्या है कि जैसे मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसीज, ये कौन सी पॉलिसीज होती है, बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसी होती है ऐसी पॉलिसी जो इकोनॉमी एज अ होल को अफेक्ट करे, जो इकोनॉमी एज अ होल के लिए एप्लीकेबल हो, उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसी। तो इसमें दो प्रकार आते हैं, एक होता है फिस्कल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोला? मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसी ऐसी पॉलिसीज जो पूरे इकोनॉमी को अफेक्ट करे, है ना, इकोनॉमी एज अ होल के लिए एप्लीकेबल हो, है ना। तो क्या बताइए, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये क्या है हम आगे बताएंगे, अभी सिर्फ चार्ट बनाया है मैंने यहाँ पे, ये क्या है मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, धैर्य रखें। नेक्स्ट, यहां पे क्या है, सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। बोलते हैं सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी का स्कोप क्या होता है, स्कोप का मतलब है कि हमारा जो काम है, हमारा जो पॉलिसी है, वो कहां कहां एप्लीकेबल होगा। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसी पूरे इकोनॉमी के लिए एप्लीकेबल होता है, वैसे सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी का स्कोप क्या है, सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए बनाई जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पूरे इकोनॉमी के लिए बनाई जाती है, सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी स्पेसिफिक सेक्टर के पे ही एप्लीकेबल होती है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हाँ, इसका दूसरा नाम है, हाँ इसका दूसरा नाम है क्या बताइए, इसका दूसरा नाम है बेटा सेक्टोरल पॉलिसी। ठीक है, हाँ तो MK के एडिट बोल रहे हैं बेटा, मेरे खुद के चैनल पे आप वहां पे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से। ठीक है, चलो आइए वापस आएंगे। ठीक है, आ जाओ अब यहाँ पे।
तो बोलते हैं सेक्टर मैनेजमेंट में क्या आती है, जैसे एग्रीकल्चर पॉलिसी, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई जो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को अफेक्ट कर रही है, तो उसे बोलेंगे सेक्टर मैनेजमेंट, या इसका दूसरा नाम है सेक्टोरल पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो सिर्फ इंडस्ट्री सेक्टर को अफेक्ट करेगा, सेक्टोरल पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जो सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट को अफेक्ट करे, सेक्टोरल पॉलिसी, सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। समझ में आ रहा है? चलो ध्यान से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाओ, अब इसके थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ही थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बेटा। चलो, तो सबसे पहला क्या है बताइए, इसमें सबसे पहला क्या है, फिस्कल पॉलिसी। आ जाए, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आ जाओ। फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है विच रिलेट्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो होता है फिस्कल पॉलिसी, है ना। जनरली फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट ही बनाता है, गवर्नमेंट ही खुद बनाता है फिस्कल पॉलिसी पूरे इकोनॉमी के लिए। सर जैसे इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, मतलब कि गवर्नमेंट हर साल ये सोचता है, बजट बनाता है कि हमें इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में कितना पैसा खर्चा करना है, हमें एजुकेशन सेक्टर में कितना पैसा खर्चा करना है। समझ रहे हो? ऐसे ही गवर्नमेंट बोलेगा हमें हमारा जो पैसा है वो कहाँ कहाँ पे खर्चा करना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, अलग अलग टाइप के सेक्टर में कितना कितना रुपया खर्चा करना चाहिए, ये इसमें आता है। समझा? आगे फिर आता है टैक्स पॉलिसी। टैक्स पॉलिसी मतलब क्या, जैसे आपने सुना होगा इनकम टैक्स, कोई भी व्यक्ति जो पैसा कमाता है उसका कुछ परसेंटेज, क्या बताइए, कोई भी व्यक्ति जो इनकम कमाता है उसका कुछ परसेंटेज हमें गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देना पड़ता है ना। देन और कौन सा टैक्स होता है, जीएसटी, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप कोई भी चीज मार्केट से जब खरीदते हैं तो उसके प्राइस के अंदर जीएसटी इंक्लूड होता है। समझ रहे हो? हाँ। सो कौन सी चीजों पर टैक्स लगना चाहिए, कौन सी चीजों पे नहीं लगना चाहिए, कितना रेट लगना चाहिए टैक्स का, कितना रेट नहीं लगना चाहिए, क्या है ये बताओ, क्या है बताओ, ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है। ठीक है, एंड देन बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। और क्या, देखो जैसे जब गवर्नमेंट टैक्स आप पे लगाएगा तो गवर्नमेंट का तो वो रेवेन्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिलता है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, ये गवर्नमेंट का खर्चा है। तो जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के खर्चे की बात जहां होती है वो होता है फिस्कल पॉलिसी। अब रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को टैक्स से मिल सकता है, और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब फॉर एग्जांपल आपने सिग्नल तोड़ा और उसमें चालान का पेमेंट किया। अब चालान का जो आप पेमेंट करते हैं सिग्नल तोड़ के, वो चालान का पैसा टैक्स का पैसा है क्या? नहीं, पर वो पैसा किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। तो कौन से टाइप के, है ना, अगर सिग्नल तोड़ा तो कितना रुपया चालान का, हेलमेट नहीं पहना तो कितना रुपया चालान का, ये सब चीजें हो जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात है। ये भी कहाँ आएंगे? फिस्कल पॉलिसी में। ये जो पॉलिसी बनाएंगे ये सबको अफेक्ट करेंगे ना ओवरऑल लेवल पे, इसीलिए ये होती है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। नेक्स्ट आता है मॉनेटरी पॉलिसी। अगला क्या है बताइए? अगला है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है बेटा, ये गवर्नमेंट नहीं बनाता, ये बनाता है आरबीआई। याद रखेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं अच्छे से, प्लीज ध्यान दीजिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है, ये गवर्नमेंट नहीं बनाता। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है, एपेक्स बैंक है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं? चलिए ध्यान दीजिए। सर गुड्स पे टैक्स कौन पे करता है? अपन ही पे करते हैं बेटा टैक्स, जीएसटी का पैसा अपन ही देते हैं, फिर अपने बिहाफ पे प्रोड्यूसर वो पैसा गवर्नमेंट को देता है, पर अपने जेब से ही पैसा जाता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स का भी। ठीक है मोनिका, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ चलो ठीक है, अब यहां पे आ जाए मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, हाँ सर रेलवे से जो पैसा मिला वो कहाँ? बेटा वो रेलवे से जो पैसा मिला वो कोई फिस्कल पॉलिसी नहीं है, वो गवर्नमेंट का बिजनेस है। हम बिजनेस इनकम की बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आगे। अब यहाँ पे आ जाओ मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मतलब क्या है सुनिए,
बोलते हैं कि आरबीआई को ना कंट्री में कितना मनी सप्लाई चल रहा है उसको भी कंट्रोल करने की बहुत जरूरत होती है ना। जनरली ऐसा बोला जाता है कि सर एक काम करो ना, इंडिया में बहुत ज्यादा गरीबी है, सबको पता है बहुत ज्यादा गरीबी है इंडिया में आज भी, है ना, ये सबको पता है। सर एक काम करो ना, आरबीआई को बोलो ना कि दनादन पैसा छापे, है ना। अरे पैसा छापना ही तो है, जितना ज्यादा पैसा छापेंगे, पैसा छापो और लोगों को बांटो, तो दिक्कत ही क्या है। समझा क्या बोल रहा हूं? इतनी गरीबी है ना, तो एक काम करो, आरबीआई को बोलो, आरबीआई देखो तुम पैसा छापते ना, अरे यार थोड़े से करोड़ों रुपए ज्यादा छाप दो, क्या फर्क पड़ता है, बढ़ाओ ना, पैसे छापो और लोगों में बांट दो, प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा नहीं होता है। अगर हम ऐसा फुकड़ में पैसा छापना चालू कर देंगे, इससे क्या होगा ना, लोगों के पास इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इससे क्या होगा, हर एक व्यक्ति अब मोबाइल फोन खरीद पाएगा, हर एक व्यक्ति अब लैपटॉप खरीदेगा, हर एक व्यक्ति कार खरीदेगा, हर एक व्यक्ति टू व्हीलर खरीदेगा, हर एक व्यक्ति घर खरीदेगा, हर एक व्यक्ति घर में टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा। हर एक टाइप के चीजों की डिमांड दनादन बढ़ना चालू हो जाएंगी मार्केट में। जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा मार्केट में। अब डिमांड बढ़ते जा रहा है, 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 लेकिन सप्लाई जो है, चीजों का जो सप्लाई है वो मार्केट में सेम तेजी से नहीं बढ़ पा रहा। तो डिमांड बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, एक पॉइंट के बाद डिमांड जो है ना वो सप्लाई से एक्सीड करना चालू कर देगा। जब भी मार्केट में बेटा याद रखना, कोई अगर ऐसी चीज है जिसको खरीदने वाले बहुत ज्यादा है लेकिन बेचने वाले कम है ना, जैसे मैच की टिकट, अभी जैसे नागपुर में मैच हुई थी, क्रिकेट मैच, तो उसमें ना, हाँ उसमें एंड में लोगों ने ब्लैक में टिकट बेचना चालू कर दिया। मैंने तो भैया खरीदा ही नहीं, मतलब इतनी महंगी कौन खरीदेगा। क्या हुआ कि जब मैच के 2-3 दिन बचे थे, अब कुछ लोगों ने पहले से टिकट खरीद के रखी थी, ठीक है ना। अब सप्लाई तो लिमिटेड है, जितनी सीट है उतनी सीट ही रहेंगी ना, पर अब खरीदने वाले लोग बहुत बढ़ चुके थे। तो जिनके पास टिकट थी ना वो बोल रहे थे देखो ये है तो 500 की टिकट, तुम 3000 रुपए दोगे क्या, तो ये 500 की टिकट बेचूंगा। समझ रहे हो, जब मार्केट में किसी भी चीज का डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस समय मार्केट में जो चीजों की प्राइसेस होती है उस पे अपवर्ड प्रेशर आता है, प्राइसेस बढ़ना चालू हो जाती है, महंगाई आ जाती है इकोनॉमी में। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो जब ऐसा अगर होगा कि मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो चीजों की डिमांड बहुत बढ़ जाएंगी, और चीजों की डिमांड इतनी बढ़ेगी कि सप्लाई से एक्सीड करना चालू कर देंगे एक पॉइंट के बाद, तो प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर आएगा, महंगाई बढ़ जाएंगी इंडिया में और इन्फ्लेशन आ जाएगा। इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन आना। इसे क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन आना। अब ये इन्फ्लेशन, जब महंगाई आएगी तो प्रॉब्लम फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि अब लोग बोलेंगे आरबीआई और पैसा दो, हमको जो चीजें खरीदनी थी वो महंगी हो गई, हमको और पैसा होना, और पैसा प्रिंट करो और चीजें महंगी होंगी, और पैसा प्रिंट करो और चीजें महंगी होंगी, और पैसा प्रिंट करो और चीजें महंगी होंगी। समझ रहे हो बात? तो ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, ऐसे अपने मन से अंधाधुंध पैसा छाप नहीं सकते हैं। समझ रहे ना, ये इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारी चीजें दनादन महंगी हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट यहां पे बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूं कि आरबीआई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आरबीआई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखे। बहुत ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आ सकता है, बहुत ज्यादा मनी सप्लाई अगर गिर जाता है तो चीजों के, लोगों के पास पैसा ही नहीं बचेगा चीजें खरीदने के लिए। समझ रहे? तो मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखना, मनी सप्लाई को स्टेबल रखना, बहुत ज्यादा वैल्यू एकदम से नहीं बढ़नी चाहिए, बहुत ज्यादा वैल्यू एकदम से नहीं गिरनी चाहिए। इसके लिए आरबीआई यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। समझ में आ रहा है? जब इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली जब लोग ज्यादा काम करेंगे, हर जगह पे क्या बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा लोगों का, है ना, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सबकी इनकम धीरे धीरे बढ़ना चालू होंगी इकोनॉमी में, ओवरऑल लेवल पे। इससे धीरे धीरे मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ता है। मनी सप्लाई जब बढ़ेगा तो चीजों की डिमांड, सब लोग ज्यादा चीजें खरीदना चाहेंगे, डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन आ सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी में बोलता है चलो एक काम करते हैं,
एक काम करते हैं हम ना, बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको बढ़ा देते हैं, है ना, बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट्स है ना उसको बढ़ा देते हैं। इससे क्या होगा, देखो जब बैंकों के पास जो नॉर्मल बैंक होते हैं ना, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स, ये बैंक वाले क्या करते हैं, ये बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले जो है वो क्या करते हैं, वो पहले लोगों से पैसा लेते हैं डिपॉजिट में, है ना, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, है ना, तो पैसा लेंगे पहले लोगों से, फिर यही वाले पैसों को यूज करेंगे और लोन पे बांटेंगे, करेक्ट, यही वाला पैसा यूज करेंगे लोन पे बांटेंगे। समझो बैंक वाला इन लोगों को जो है, बैंक वाला इन लोगों को देगा 3% इंटरेस्ट, है ना, आप जैसे एफडी ओपन करते, सेविंग अकाउंट ओपन करते, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में नहीं मिलता, मुझे भी पता है, सुनिए बस। तो जो लोग जब पैसा डिपॉजिट करेंगे बैंक में, उस पर इनके इंटरेस्ट मिलेगा। अब बैंक वाला जो पैसा इनको मिला वही सामने लोन पे बांटेगा और इनसे अब इंटरेस्ट वसूलेगा, है ना, इनसे अब इंटरेस्ट वसूलेगा। अब इनके पास जो पैसा है उस पर 3% का इंटरेस्ट देना है, तो इन लोगों से समझो चार्ज करेगा 8%, और जो बीच का 5% है वो बैंक की हो जाएंगी मेन इनकम, इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी 5%, इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी 5%। समझ रहे बात, यस और नो मुझे बताइए, इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी इसकी 5% की। अब बहुत बार क्या होता है बेटा, बैंकों के पास पैसों की तंगी, ऐसा होता है बहुत बार कि बैंक के पास भी लिक्विडिटी क्रंच, पैसों की तंगी हो, उस समय पे बैंक जो है, हाँ, है ना, तो इस ये क्या बैंक की इंटरेस्ट इनकम है, क्या कहते हैं, मतलब क्या इंटरेस्ट इनकम और क्या कहेंगे। तो अब बैंक के पास भी जब पैसों की तंगी होती है ना, तो उस समय पे आखिरी रास्ता बचता है बैंक के पास कि आरबीआई के पास जाए, और आरबीआई से ये पैसा क्या ले सकते हैं, उधारी पे ले सकते हैं। तो अगर समझो बैंकों के पास पैसों की तंगी हो, कैसे होगा सर, ऐसे समझो हमने जो यहां से पैसा डिपॉजिट लिया था वो लोन पे बांटा, समझो ये लोग अब पैसा वापस नहीं दे रहे हैं और ये लोग पैसा मांगने आ गए, अब बैंक वाला पैसा देगा कहां से, सारा पैसा तो लोन पे बांट दिया था। समझ मारी बातें, कुछ रिजर्व रखता है लेकिन फिर भी अगर ये लोग ज्यादा पैसा मांगने आ गए तो ये पैसा कहां से देगा। तो ऐसा कभी कभार होता है कि बैंकों के पास भी पैसों की तंगी हो जाती है, कमी हो जाती है, उस समय पे बैंक के पास आखिरी रास्ता बचता है कि आरबीआई से पैसा लोन पे ले ले। तो आरबीआई इनको पैसा लोन पे देगा, पर बोलेगा कि देखो हम फुकट में पैसा लोन पे नहीं देंगे तुमको इस पे हमें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है बेटा रेपो रेट। क्या बोला जाता है, रेपो रेट। तो आरबीआई जब बैंक वालों को पैसा देता है लोन पे, उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है आरबीआई वाला, उसे बोला जाता है रेपो रेट। इसके बारे में डिटेल आने वाला है बीसी के चैप्टर 5 में, ठीक है ना, इसमें इसके बारे में डिटेल आएगा। अभी जितना बता रहा हूं बस उतना ही सोचना है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब समझो बेटा रेपो रेट था पहले 4% और हम 8% चार्ज कर रहे थे यहाँ पे। समझो आरबीआई ने ये रेपो रेट 4% से कर दिया 6%, तो क्या होगा, बैंक वाले जो पैसा यूज कर रहे हैं, पैसा यूज करने का खर्चा बढ़ गया, तो बैंक वालों को ये वाला रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को चेंज करता है, इसके बदलने पे बैंक जो रेट पे लोन दे रहा था वो रेट बदल जाता है, समझा। और जब बैंक वाला ज्यादा रेट पे लोन बांटेगा तो ये लोग बोलेंगे अब, या नए लोग बोलेंगे, अरे यार बैंक में तो बहुत ज्यादा रेट मिल रहा है, अभी बैंक से लोन नहीं लेंगे, और इनके पास जो पैसा पड़ा था वो धीरे धीरे खर्चा हो रहा था, अब ये नया पैसा लोन वगैरह में लेंगे नहीं, नया पैसा लोन में लेंगे नहीं, क्योंकि लोन पे रेट बढ़ गया। धीरे धीरे जो मनी सप्लाई बहुत ज्यादा था वो कंट्रोल में आना चालू होता है। मनी सप्लाई जब कंट्रोल में आएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। तो ये चीज होती है रेपो रेट की वजह से। तो रेपो रेट को चेंज करना क्या बताइए, ये आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी में आता है, समझ में आ रहा है। तो आरबीआई अपने इस रेपो रेट को चेंज करके, है ना, बैंक के लोन्स को
बैंक के क्रेडिट्स को, है ना, बैंक जो लोन पे पैसा बांटते हैं इसको बोलते हैं कि बैंक क्रेडिट दे रहा है, क्रेडिट पे पैसा बांट रहा है, ऐसा बैंक जो लोन दे रहा है उसको बोलते हैं क्रेडिट, है ना, ऐसा। तो इसको कंट्रोल कर सकता है जिससे मनी सप्लाई कंट्रोल होगा। तो ये जो रेपो रेट को कंट्रोल कर रहा है ये एक तरीका है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का। ऐसे और भी बहुत तरीके होते हैं जिससे आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, जो हम बात करेंगे बीसी के चैप्टर 5 में बाद में। अभी जितना बताया उतना ही काम का है। चलिए तो देखो क्या लिखा है, जल्दी से देखेंगे। पॉलिसीज रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट एंड फॉरेन एक्सचेंज ब्रॉडली इंपैक्ट द बिजनेस। तो फॉर एग्जांपल ईजिंग ऑफ क्रेडिट, अगर आरबीआई चाहता है कि क्रेडिट मिलना आसान हो जाए, लोगों को बैंकों से पैसा आसानी से मिल जाए, तो आरबीआई क्या करेगा, वो रेपो रेट को कम करेगा, तो बैंक वाले इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, तो जिससे ज्यादा लोग बैंक से लोन लेंगे। तो अगर ईजिंग ऑफ क्रेडिट करना है तो क्या करेंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई रेपो रेट को कम करेगा, जिससे इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो ज्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बैंक से लोन लेंगे और अपने बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा, बस इतना ही पॉइंट है। समझ में आगे बात कर रहा हूं? ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, जो मॉनेटरी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनाता है आरबीआई, वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, जो गवर्नमेंट बनाता है, विच रिलेट्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। जल्दी से आगे देखेंगे, बोलते हैं जैसे फिस्कल पॉलिसी बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करेगा। अभी कोरोना के समय गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था बेटा फिस्कल स्टिमुलस पैकेज 20 लाख करोड़ का। हमारी इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आ चुका था, है ना, बिजनेस एक्टिविटी उतने तेजी से नहीं हो पा रही थी इकोनॉमी में कोरोना के वजह से। तो इकोनॉमी को वापस से पुश देने के लिए, इकोनॉमी को वापस से एक हेल्प करने के लिए, ग्रो करने में हेल्प करने के लिए, इकोनॉमी को पुश करने के लिए, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए फिस्कल स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने कि 20 लाख करोड़ रुपए हम खर्चा करेंगे अलग अलग सेक्टर्स में। ये किस चीज का पार्ट होगा, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होगा। एमसीक्यू आ सकता है कि गवर्नमेंट ने जो पैकेज अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ का कोरोना के समय, वो कौन सी पॉलिसी का पार्ट है, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। समझ में आ रही बात है? वैसे ही 2008 में भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जिसके बारे में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 में, ठीक है ना, कि 2008 में भी रिसेशन आया था। उस समय पे भी इकोनॉमिक्स को वापस क्या बताए, रिवाइव करवाने के लिए गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा खर्चा किया था हमारी इकोनॉमी में, ऐसा। तो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है। एमसीक्यू सुनना क्या आता है, फिस्कल पॉलिसी बनाने से हमारी इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई दोनों अफेक्ट होता है। ये एमसीक्यू आता है, आपको बोलेगा कि फिस्कल पॉलिसी सिर्फ डिमांड को अफेक्ट करता है, करेक्ट या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। फिस्कल पॉलिसी जो है ये डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड दोनों पे असर डालता है। फिस्कल पॉलिसी की वजह से लोगों की इनकम बढ़ती है, तो वो ज्यादा चीजें डिमांड करेंगे, एंड फिस्कल पॉलिसी से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सप्लायर्स है, प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी ज्यादा आउटपुट बनाने के लिए सक्षम होते हैं, तो सप्लाई भी बढ़ता है। तो फिस्कल पॉलिसी डिमांड एंड सप्लाई साइड दोनों पे असर डालता है, सिर्फ डिमांड साइड पे नहीं। करेक्ट इनकरेक्ट का एमसीक्यू आता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, आखिरी देखेंगे जल्दी से, लास्ट पॉइंट देखेंगे, इधर आइए। अगला पॉइंट देखेंगे सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी या सेक्टोरल पॉलिसी भी इसे बोलते हैं। ऐसी पॉलिसी जो सिर्फ स्पेसिफिक सेक्टर को ही अफेक्ट करे, तो जैसे एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो स्पेसिफिक सेक्टर के लिए है, सेक्टोरल पॉलिसी। एमसीक्यू आएगा, गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी 1956 एंड 1991 में, वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक थी, तो कौन सा टाइप का वो पॉलिसी था, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की सेक्टोरल पॉलिसी। गवर्नमेंट ने अगर टेलीकॉम सेक्टर के लिए पॉलिसी बनाई, या एविएशन है ना, एरोप्लेन, एविएशन सेक्टर के लिए पॉलिसी बनाई, सेक्टोरल पॉलिसी या सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। बस आ जाए, जल्दी से आ जाओ, एकदम जल्दी से आएंगे, एकदम जल्दी से आएंगे। एक क्विक आपको एमसीक्यू करवाता हूं इसका कि एमसीक्यू कैसा आएगा, ठीक है। आ जाओ जल्दी से। ये देखो कैसा आएगा एमसीक्यू, देखो क्या चिल्टू एमसीक्यू, ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी परटेन टू मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इसमें से मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसी कौन सी बताओ? फिस्कल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी या ए एंड सी? बताओ क्या लगता है आपको आंसर, फास्ट बताइए क्या लगता है आंसर, क्या लगता है आंसर बताइए फास्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो मैक्रो इकोनॉमिक में ये भी आता है, ये भी आता है। अब बच्चे पूछेंगे मुझे सर फिजिकल पॉलिसी तो आपने बताया नहीं। बेटा जरूरी नहीं है ना कि जो शब्द लिखा है उसका मतलब होना ही चाहिए। ये जबरदस्ती कुछ भी शब्द बना के लिख दिया है तो हर शब्द का मतलब हो ऐसा जरूरी, हर शब्द का मतलब हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलो बढ़ेंगे आगे। अगला, अगली बात देखेंगे, एक और एमसीक्यू था इसमें, रुकिए। हाँ ये देखो, हाँ ये देखो, आ जाओ जल्दी से देखेंगे। पहला क्वेश्चन, फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू, फास्ट बताएंगे एकदम जल्दी। फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू, ए एंड बी या मनी एंड क्रेडिट? फास्ट क्या आंसर बताइए, क्वेश्चन 1 का आंसर बताइए। यस अच्छा यार, अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, हद हो गई मतलब। यार तुम लोग वीडियो को सब पढ़ के चले जाते रोज रोज, हैं रोज रोज पढ़ के चले जाते हो, लेकिन लाइक करने की बात आई तो इतनी कंजूसी दिखाऊंगे कि क्या बताएं। जल्दी चलो, हैं जल्दी से आंसर क्या बताओ। आंसर है सी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से रिलेटेड पॉलिसी कहाँ होती है? फिस्कल पॉलिसी होती है ना। और मनी और क्रेडिट वाला क्या है? ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है, करेक्ट ना, समझ में आ रहे? आगे आ जाओ, और क्या एमसीक्यू आ सकता है, आ जाओ। ये देखो, ये देखो, आ जाओ इधर देखो। फाइंड द ऑड वन आउट, बोल रहे हैं ऑड वन आउट निकाले। बचपन में करते थे हम ऐसी हरकतें, ऑड वन आउट वाली। फाइंड द ऑड वन आउट, फास्ट चलिए जल्दी देखिए। चलिए क्या आंसर बताओ, फाइंड द ऑड वन आउट, आंसर क्या है? तो इसका आंसर आंसर क्या बताइए। तो आंसर है बेटा इसका ऑप्शन डी। सर क्यों? क्योंकि बेटा पहले 3 पॉलिसी जो है ना ये सेक्टोरल पॉलिसी है, लेकिन ये जो है ये मॉनेटरी, ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। तो ये चारों में से ये 3 एक जैसी है और ये अलग है, इसलिए आंसर इसका डी है। समझ में आ गया बात? चलिए, सो थैंक यू सो मच यार, आई होप आपको मजा आया होगा। एंड इस तरह से ही हम एकदम अपडेटेड एंड डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। बात समझ में आ रहा है? सो गाइज आई होप कि आपको हमारे आज के इस वीडियो में आया होगा मजा। यार मैं चाहता हूं कि अब आपका इमेज और आपका नाम आए इस हमारे सीए फाउंडेशन जून 2023 के रिजल्ट में। जैसे कि इस बार परनीत ने, हरित ने इतने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, 44 स्टूडेंट्स ने 90+ मार्क स्कोर किए हैं। मैं चाहता हूं अब आपका नाम भी इसमें आना चाहिए। एंड आप दोस्तों हमारा मंजिल 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी प्लस पे, या तो आप मेरा ये इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हैं। इनकी लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप MB सब कोड यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, राइट। प्लस या आइकॉनिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, मैंने आपको इसके डिफरेंसेस आपको मैंने बता दिए थे। आप जो है मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी ऐप पे। जितने भी ये मैं फ्री सेशंस ले रहा हूँ उसकी लिंक मैं डलवा दूंगा यहाँ पे bit.ly/mbsunacademy। एंड अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन में अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप MB सब कोड यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके बताना कि आपको मुझसे बढ़ के कैसा लगता है। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स गाइस, बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।